संसद के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल लाया जाता है, वोटिंग होती है और 298 सांसद उस बिल के समर्थन में वोट करते हैं। हाँ, और अगर हम विरोध की बात करें तो केवल 230 सांसद इसके खिलाफ होते हैं। बिल्कुल। तो मतलब सामान्य गणित के हिसाब से देखा जाए तो बहुमत एकदम स्पष्ट रूप से समर्थन में है। एक आम नजरिए से तो ये बिल आसानी से पास हो जाना चाहिए था। सही कहा, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। वो बिल गिर जाता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये कोई साधारण बिल नहीं था। ये एक ऐसा मुद्दा था जिसे देश का लगभग हर राजनीतिक दल मतलब सार्वजनिक रूप से अपना पूरा समर्थन देता है। मेरा इशारा महिला आरक्षण की तरफ है। देखिए, ये जो स्थिति है ना, ये राजनीतिक बयानों और जो हमारी विधायी वास्तविकता है उसके बीच के एक बहुत बड़े अंतर को सामने लाती है। हाँ, एकदम। बाहर से देखने पर ऐसा ही लगता है कि 33% महिला आरक्षण पर पूरी तरह से आम सहमति है, हर कोई इसके पक्ष में है। लेकिन जब उसे कानूनी रूप देने की बात आती है तो सदन के भीतर का जो पूरा गणित है वो पूरी तरह से बदल जाता है। राइट। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का मुख्य मिशन इसी उलझन को सुलझाना है। हमारे पास द हिंदू यूट्यूब चैनल की एक बेहद विस्तृत रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट 17 अप्रैल के इसी चौंकाने वाले घटनाक्रम पर आधारित है। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि फिलहाल अगर हम एक नज़र डालें तो लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या केवल 15% के आसपास है और राज्यों की विधानसभाओं में तो आंकड़े और भी ज्यादा निराशाजनक है। सही बात है। तो इसी 15% को 33% तक ले जाने का लक्ष्य था, जिसके लिए हर कोई राजी भी दिखता है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जब 298 सांसदों ने इस अहम संशोधन बिल का समर्थन किया तो ये बिल गिर कैसे गया? मतलब इसके पीछे का ये पूरा गणित क्या है? इस पूरी गणित को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले सामान्य बहुमत और संवैधानिक संशोधन के बीच के अंतर की गहराई में जाना होगा। अच्छा। देखिए, जब संसद में कोई आम बिल आता है तो सदन में मौजूद आधे से अधिक सांसदों का वोट ही उसे पास कराने के लिए काफी होता है, जिसे हम सिंपल मेजॉरिटी कहते हैं। हाँ, 50% से एक ज्यादा। एकदम सही। लेकिन 17 अप्रैल को जो पेश किया गया वो एक सामान्य बिल नहीं था। वो संविधान में बदलाव करने वाला एक संशोधन था। ओहो, तो नियम अलग थे। बिल्कुल। संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर इस प्रक्रिया को बहुत कठिन बनाया था ताकि कोई भी सरकार आसानी से मूलभूत ढांचे में बदलाव न कर सके। एक संवैधानिक संशोधन को पारित करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत मतलब स्पेशल मेजॉरिटी? हाँ, इसका मतलब है कि सदन की कुल संख्या का कम से कम आधा हिस्सा समर्थन में हो और साथ ही जो लोग वोट कर रहे हैं उनका कम से कम 2/3 हिस्सा भी पक्ष में होना चाहिए। एक सेकंड, तो 2/3 के हिसाब से ये आंकड़ा कितना बनता है? 17 अप्रैल के उस दिन इस 2/3 वाले नियम के कारण बिल को पास होने के लिए कम से कम 352 वोटों की आवश्यकता थी। अच्छा, 352। हाँ, तो 298 का आंकड़ा सुनने में सामान्य रूप से बड़ा लग सकता है, लेकिन ये उस 352 के जो जादुई और अनिवार्य आंकड़ा है उससे बहुत पीछे रह गया। अब समझ में आया। ये बात तो बिल्कुल तर्कसंगत लगती है कि संविधान में बदलाव करना कोई आसान काम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। राजनीतिक दल ये मानते हैं कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व 15% से बढ़कर 33% होना ही चाहिए, तो फिर ये 230 वोट विरोध में पड़ी ही क्यों? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, मतलब वे कौन से कारण थे जिन्होंने उन 230 सांसदों को इस संशोधन के खिलाफ वोट करने पर मजबूर कर दिया? देखिए, इस विरोध का सीधा संबंध उस बिल से है ही नहीं जो 17 अप्रैल को लाया गया था। अच्छा, तो फिर किससे है? इस विरोध की जड़ें असल में 2023 में पास हुए उस मूल महिला आरक्षण कानून में छिपी हैं। 2023 में जब वो कानून बना था तो वो कोई सीधा और सरल कानून नहीं था। उसमें कुछ पेंच था? हाँ, उसमें एक ऐसी छिपी हुई शर्त शामिल थी जिसने आज के इस पूरे विवाद की नींव रखी। शर्त ये थी कि 33% आरक्षण का नियम तुरंत प्रभाव से लागू नहीं होगा। ओहो! ये कानून जमीन पर तब तक कोई बदलाव नहीं लाएगा जब तक कि 2 बहुत बड़ी और जटिल प्रक्रियाएं पूरी ना हो जाएं। और वे 2 प्रक्रियाएं क्या हैं? पहली प्रक्रिया है एक नई जनगणना यानी सेंसस का होना, और दूसरी प्रक्रिया है परिसीमन, जिसे हम डिलिमिटेशन कहते हैं, उसका पूरा होना। ये शर्त तो काफी अजीब लगती है। मतलब ये कुछ ऐसा है जैसे आपने एक बिल्कुल नई चमचमाती कार खरीद ली हो, उसकी पूरी कीमत भी चुका दी गई हो,
लेकिन कार का डीलर आपसे कहे या आप इसे अभी नहीं चला सकते। हाँ, कि इस कार को तब तक सड़क पर नहीं लाया जा सकता जब तक कि इस पूरे शहर में नई सड़कें न बन जाएं। बिल्कुल सटीक उदाहरण है ये। कार मौजूद है लेकिन उसे चलाने की इजाजत नहीं है और इस इंतजार का कोई स्पष्ट समय भी तय नहीं है। ये उदाहरण इस पूरी स्थिति की विडंबना को बहुत अच्छे से पकड़ता है और सरकार भी इस बात से भलीभांति वाकिफ थी कि अगर नई जनगणना का इंतजार किया गया तो आरक्षण लागू होने में कई साल लग जाएंगे। जाहिर सी बात है, जनगणना कोई छोटा काम तो है नहीं। बिल्कुल, इसीलिए 2026 में सरकार ने इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक नई योजना पेश की। उनका प्रस्ताव ये था कि एक बिल्कुल नई जनगणना का इंतजार करने के बजाय 2011 की जनगणना के आंकड़ों का ही उपयोग किया जाए। अच्छा, मतलब पुराने आंकड़ों से काम चला लिया जाए। हाँ, सरकार का तर्क था कि इन पुराने आंकड़ों के आधार पर ही परिसीमन की प्रक्रिया को तुरंत शुरू कर दिया जाए ताकि किसी भी तरह से महिला आरक्षण को 2029 तक पूरी तरह से लागू किया जा सके। 2029 का लक्ष्य तो सुनने में काफी सकारात्मक और तार्किक लग रहा था। मतलब 33% महिलाएं संसद में जल्द पहुंचें, ये सोच तो अच्छी है। बिल्कुल अच्छी है। फिर इस प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश ने इतनी बड़ी राजनीतिक हलचल कैसे पैदा कर दी? ये गाड़ी अचानक पटरी से उतरी कैसे? देखिए, इस योजना के पटरी से उतरने का कारण महिला आरक्षण बिल्कुल नहीं था। विवाद उस एक शब्द पर था जिसे सरकार ने समय से पहले ही चर्चा के बिल्कुल केंद्र में ला दिया, और वो शब्द है परिसीमन। परिसीमन? हाँ, जैसे ही सरकार ने 2011 की जनगणना के आधार पर तुरंत परिसीमन शुरू करने की बात कही, वैसे ही राजनीतिक दलों को यह एहसास हो गया कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने तक सीमित नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये भारत के पूरे राजनीतिक नक्शे और सत्ता के संतुलन को बदलने वाली एक बहुत बड़ी घटना बनने जा रही है। यहाँ हमें एक कदम पीछे लेना होगा। जो लोग भारतीय राजनीति को गहराई से फॉलो करते हैं वे तो जानते हैं कि परिसीमन का मतलब जनसंख्या के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से खींचना होता है। बिल्कुल, बाउंड्रीज को रीड्रा करना। हाँ, लेकिन इस तकनीकी प्रक्रिया से इतनी घबराहट क्यों फैल गई? इसका वास्तविक असर क्या होने वाला है जिसे लेकर इतना डर है? घबराहट का कारण असल में इसका पैमाना है। परिसीमन केवल कुछ जिलों की सीमाओं को इधर-उधर करना नहीं है। इसका सीधा और सबसे बड़ा मतलब है संसद की सीटों का पुनर्वितरण। मतलब सीटों की संख्या बदलना? हाँ, वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं और ये संख्या दशकों से रुकी हुई है, फ्रीज है। राइट। लेकिन जब नया परिसीमन लागू होगा तो जनसंख्या के नए आंकड़ों के हिसाब से ये संख्या 543 नहीं रहेगी। अनुमान ये है कि ये बढ़कर 800 से भी अधिक हो जाएगी। 800 से अधिक सीटें? अरे बाप रे, ये तो संसद का आकार लगभग 1.5 गुना बड़ा कर देगा। बिल्कुल, लेकिन समस्या संसद के बड़े होने में नहीं है। असली पेंच इस बात में है कि सीटों की ये वृद्धि पूरे देश में समान रूप से नहीं होगी। मतलब हर राज्य को बराबर फायदा नहीं मिलेगा। एकदम सही। ये नई सीटें राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में बांटी जाएंगी। इसका सीधा सा गणित ये है कि जिन राज्यों की जनसंख्या बहुत अधिक है उन्हें इन नई 800 सीटों में से एक बहुत बड़ा हिस्सा मिलेगा। अच्छा। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की लोकसभा सीटों में भारी इजाफा होगा क्योंकि उनकी जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। ओहो, और इसका मतलब ये भी है कि इसका असर सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित नहीं रहेगा। बिल्कुल नहीं। अगर हम इसे एक कंपनी के बोर्डरूम की तरह देखें, मान लेते हैं कि किसी कंपनी में अलग अलग विभागों के पास बराबर वोटिंग पावर है। हाँ, ठीक है। जिन विभागों ने अपना काम बहुत कुशलता से किया, ऑटोमेशन लागू किया और अपने कर्मचारियों की संख्या कम की, उन्हें इनाम मिलना चाहिए। सही बात है। लेकिन अचानक मैनेजमेंट ये नियम ले आए कि जिस विभाग में ज्यादा कर्मचारी होंगे उसे बोर्ड में ज्यादा सीटें मिलेंगी। क्या परिसीमन दक्षिण भारत के राज्यों के साथ ऐसा ही कुछ नहीं करने वाला है? ये जो तुलना आपने की है ना, ये मौजूदा राजनीतिक डर को बिल्कुल सटीक रूप से समझाती है। दक्षिण भारत के राज्य जैसे कि तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक, वे भी यही तर्क दे रहे हैं। उनका तो नुकसान हो जाएगा ना इसमें। बिल्कुल। इन राज्यों ने पिछले कई दशकों में जनसंख्या नियंत्रण की राष्ट्रीय नीतियों को बहुत सफलतापूर्वक लागू किया है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया और अपनी जनसंख्या वृद्धि दर को काफी कम किया। हाँ, वे तो नेशनल गोल्स को पूरा कर रहे थे। सही कहा। लेकिन अब परिसीमन के कारण संसद में उनका सापेक्ष प्रभाव, यानी जो उनका रिलेटिव इन्फ्लुएंस है, वो काफी कम हो जाएगा। तकनीकी रूप से शायद उनकी मौजूदा 39 या 20 सीटें कम ना हो, लेकिन 800 की कुल संख्या में उनकी हिस्सेदारी का जो प्रतिशत है वो बहुत नीचे गिर जाएगा।
तो ये तो एक बहुत ही गंभीर और जायज चिंता है। मतलब क्या ये एक तरह से उन दक्षिणी राज्यों के लिए एक सजा नहीं है जिन्होंने देश की नीतियों का पालन किया? बिल्कुल ऐसा ही लगता है। उन्होंने नीतियां मानी और अब एक राष्ट्रीय स्तर के फैसले में उनकी आवाज या ताकत कम की जा रही है। और इसी बिंदु पर आकर यह स्पष्ट हो जाता है कि 17 अप्रैल को जो हुआ वो केवल महिला आरक्षण पर मतदान था ही नहीं। तो वो क्या था? यह इस बात की लड़ाई बन गया है कि भविष्य में भारत में सत्ता का भौगोलिक संतुलन किसके पक्ष में रहेगा, सत्ता किसके हाथ में रहेगी। क्या वो पूरी तरह से उत्तर भारत के अधिक जनसंख्या वाले राज्यों के पास केंद्रित हो जाएगी, या फिर एक ऐसा संतुलन बना रहेगा जिसमें दक्षिण भारत की आवाज भी उतनी ही मजबूत हो? राइट, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, परिसीमन सिर्फ एक चुनाव प्रक्रिया नहीं है, ये राज्यों के बीच राजनीतिक शक्ति का पूर्ण पुनर्गठन है। और सत्ता खोने के इसी डर ने राजनीतिक दलों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया है। लेकिन एक मिनट, अगर हम इस पूरे मुद्दे को पूरी तरह से सैद्धांतिक नजरिए से देखें तो लोकतंत्र का आधार ही है वन मैन वन वोट। बिल्कुल। यानी एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य। सरकार का तर्क भी तो यही है। उनका कहना है कि लोकतंत्र में हर नागरिक के वोट की ताकत बराबर होनी चाहिए। हाँ, उनका यही तर्क है। अगर उत्तर प्रदेश में ज्यादा लोग रहते हैं तो संसद में उनकी आवाज भी उसी अनुपात में ज्यादा होनी चाहिए। क्या सरकार का ये तर्क तकनीकी और लोकतांत्रिक रूप से पूरी तरह सही नहीं है? मतलब प्रतिनिधित्व जमीन का नहीं बल्कि लोगों का होना चाहिए। लोकतांत्रिक सिद्धांत के नजरिए से देखा जाए तो सरकार का तर्क बिल्कुल मजबूत है। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य का सिद्धांत यही कहता है कि अगर किसी एक राज्य के सांसद को 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करना पड़ रहा है और दूसरे राज्य के सांसद को केवल 10 लाख लोगों का, तो ये भी तो एक तरह का असंतुलन है ना? हाँ, ये तो है। जनसांख्यिकी बदली है तो प्रतिनिधित्व भी बदलना चाहिए। सरकार की दलील यही है कि हम इस लोकतांत्रिक बदलाव को अनंत काल तक रोककर नहीं रख सकते। तो फिर विपक्ष इस लोकतांत्रिक सिद्धांत का विरोध किस आधार पर कर रहा है? मतलब उनका असल रुख क्या है? देखिए, विपक्ष इस पूरी स्थिति को एक बहुत ही अलग चश्मे से देख रहा है। उनका तर्क है कि महिला आरक्षण को एक ट्रोजन हॉर्स की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रोजन हॉर्स? हाँ, ट्रोजन हॉर्स यानी बाहर से देखने में एक बहुत ही नेक और सुंदर चीज, लेकिन जिसके अंदर एक छिपी हुई चाल हो। पर विपक्ष का ये आरोप काम कैसे करता है? वे ये कैसे साबित करते हैं कि ये एक छिपी हुई चाल है? विपक्ष का मानना है कि 33% महिला आरक्षण एक ऐसा लोकप्रिय और आवश्यक मुद्दा है जिसका आज के समय में कोई भी खुलकर विरोध कर ही नहीं सकता। बिल्कुल, कोई नहीं करना चाहेगा। कोई भी दल ये नहीं कहना चाहता कि वे महिलाओं को संसद में नहीं देखना चाहते। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इसी बात का पूरा फायदा उठा रही है। अच्छा, कैसे? सरकार ने आरक्षण को परिसीमन के साथ जानबूझकर जोड़ दिया है ताकि परिसीमन वो थोपा जा सके और राज्यों के बीच राजनीतिक शक्ति का जो वर्तमान संतुलन है उसे अपने पक्ष में बदला जा सके। तो विपक्ष चाहता क्या है? विपक्ष की मान बहुत ही स्पष्ट थी। उनका कहना था कि महिला आरक्षण को तुरंत लागू किया जाए, लेकिन उसे किसी भी तरह से परिसीमन से ना जोड़ा जाए। मतलब दोनों को अलग कर दिया जाए? बिल्कुल, दोनों प्रक्रियाओं को एक दूसरे से पूरी तरह अलग कर दिया जाए, यानी उन्हें डीलिंक कर दिया जाए। लेकिन क्या ये तकनीकी तौर पे संभव था? ये एक बड़ा सवाल है। मेरा मतलब है कि क्या बिना परिसीमन किए जो मौजूदा 543 लोकसभा सीटें हैं उन्हीं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू किया जा सकता था? ये इस पूरी बहस का सबसे पेचीदा तकनीकी सवाल है। आलोचक और जो विपक्ष है वे कहते हैं कि ये बिल्कुल संभव था। अच्छा, कैसे संभव था? उनका तर्क है कि बिना सीमाओं को बदले जो मौजूदा 543 सीटें हैं उन्हीं में एक लॉटरी सिस्टम या रोटेशन के आधार पर 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जा सकती थी। हाँ, जैसे स्थानीय चुनावों में होता है। पंचायत और नगर पालिका में इसी तरह की व्यवस्था काम भी तो करती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो फिर सरकार ने विपक्ष की इस मांग को खारिज क्यों कर दिया? क्या लॉटरी सिस्टम लोकसभा के स्तर पर काम नहीं कर सकता? ट्रैप करार दिया। जाल। हाँ, सरकार का रुख ये था कि पंचायत चुनाव और लोकसभा चुनाव के पैमाने में बहुत बड़ा अंतर होता है। ये तो है। बिना नई जनसंख्या के आंकड़ों के और बिना ये तय किए कि कौन सी सीट किस आधार पर आरक्षित होगी, एक मनमानी रोटेशन या लॉटरी प्रणाली लागू करना कानूनी रूप से बहुत कमजोर कदम होगा। मतलब इस पे कोर्ट केस हो सकता था। बिल्कुल। सरकार का तर्क है कि अगर ऐसे ही 33% सीटें आरक्षित कर दी गईं, तो इसे तुरंत अदालतों में चुनौती दी जाएगी और पूरी प्रक्रिया कानूनी दांवपेच में उलझकर दशकों तक रुक जाएगी। ओहो। इसीलिए सरकार का कहना है कि एक पारदर्शी और स्थिर व्यवस्था के लिए परिसीमन अनिवार्य है। समझ गए।
और इस पूरी रस्साकशी के दौरान जो राजनीतिक बयान सामने आए ना, वे इस गहरे विभाजन को बहुत स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। हाँ, बयानबाजी तो काफी तीखी रही है। द हिंदू की रिपोर्ट में इन बयानों का प्रमुखता से जिक्र किया गया है। जैसे गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे तौर पर विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे महिलाओं के अधिकारों के साथ राजनीति कर रहे हैं और उनके हकों को रोक रहे हैं। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने सरकार के इस कदम को पूरी तरह से खोखला करार दिया और राहुल गांधी का बयान तो बिल्कुल उसी ट्रोजन हॉर्स वाली दलील को पुख्ता करता दिखा, जहां उन्होंने कहा कि सरकार चुनावी नक्शा बदलने के लिए महिलाओं के मुद्दे के पीछे छिप रही है। देखिए, ये सभी बयान इस बात का सटीक उदाहरण हैं कि कैसे एक ही मुद्दे पर दो बिल्कुल विपरीत और अटल नजरिए बन चुके हैं। हाँ, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। जब सरकार ने 2023 के कानून में ही आरक्षण और परिसीमन को एक ही धागे से बांध दिया था ना, तो उन्होंने राजनीतिक स्थिति को ऐसा बना दिया कि कोई भी दल किसी एक को नहीं चुन सकता। मतलब दोनों पैकेज डील बन गए। बिल्कुल। इस लिंकिंग ने स्थिति को इतना जटिल कर दिया है कि किसी एक चीज का विरोध करने का मतलब स्वाभाविक रूप से दूसरी चीज का विरोध करना बन जाता है। राइट। विपक्ष ये नहीं कह सकता कि उन्हें परिसीमन नहीं चाहिए, क्योंकि तब उन पर महिलाओं के अधिकार रोकने का ठप्पा लग जाता है, जो कि कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी। एकदम सही। हाँ। तकनीकी पहलुओं से ज्यादा अब ये एक गहरी राजनीतिक रणनीति और हमारे संघीय ढांचे के भविष्य का टकराव बन गया है। तो हम वापस उसी बिंदु पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। इस पूरे विश्लेषण में जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आती है वो ये है कि पिछले 30 सालों से इस देश में महिला आरक्षण को लेकर जो एक लंबी बहस चल रही है, बहुत लंबी बहस है। हाँ, उसमें एक बात पर पूरे देश और सभी राजनीतिक दलों में गहरी सहमति है, और वो ये कि संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व हर हाल में बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बढ़ना चाहिए। 15% का आंकड़ा किसी भी एक स्वस्थ लोकतंत्र को नहीं दर्शाता है, और इसे 33% तक ले जाना एक साझा लक्ष्य है। मतलब क्या करना है, इस पर तो कोई विवाद है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। विवाद पूरी तरह से इस बात पर है कि इसे कैसे करना है। लक्ष्य पर सबकी सहमति है, लेकिन उस तक पहुंचने का जो रास्ता है वो बहुत ही पथरीला है। हाँ, और ये चर्चा इस बात को बहुत स्पष्ट कर देती है कि जब इस ऐतिहासिक बदलाव को लागू करने की बारी आती है, तो हमारे देश के संघीय ढांचा, मतलब जो फेडरल स्ट्रक्चर है, भौगोलिक प्रतिनिधित्व और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे जैसे जो बड़े और जटिल सवाल हैं, वे इस सहमति को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। एकदम सही विश्लेषण है आपका। फिलहाल कानूनी स्थिति ये है कि 2023 का वो अधिनियम हमारे पास है, वो कानून अस्तित्व में है, लेकिन जब तक संघीय ढांचे के इन बड़े सवालों का जवाब नहीं मिलता और उत्तर बनाम दक्षिण के इस राजनीतिक गतिरोध को सुलझाया नहीं जाता, तब तक संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का वो लक्ष्य अभी भी एक मृगतृष्णा की तरह दूर ही नजर आता है। बिल्कुल, और ये गतिरोध इतनी आसानी से सुलझने वाला भी नहीं है, क्योंकि इसमें शामिल दाव बहुत ऊंचे हैं। हाँ, दाव तो वाकई बहुत बड़े हैं। ये अब सिर्फ महिलाओं के लिए कुछ सीटों का मामला रह ही नहीं गया है, ये आने वाले कई दशकों के लिए भारत की राजनीतिक दिशा तय करने का मामला बन गया है। बिल्कुल। और इसी मोड़ पर हम इस चर्चा का अंत एक गहरे सवाल के साथ करना चाहेंगे। आज के इस पूरे विश्लेषण को सुनने के बाद इस पर जरूर विचार करें। जब भविष्य में परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होगी और जनसंख्या के आधार पर 800 से अधिक सीटों वाली एक नई विशाल संसद आकार लेगी, जो कि होना ही है, हाँ, तो क्या वो संसद वास्तव में भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता का सही प्रतिनिधित्व करेगी, या फिर हम सिर्फ एक असंतुलन, यानी जेंडर या लिंग के आधार पर जो असंतुलन है, उसे ठीक करने की कोशिश में एक नया और शायद ज्यादा गहरा असंतुलन पैदा कर देंगे? ये बहुत ही सोचने वाली बात है। एक ऐसा असंतुलन जो भूगोल और राज्यों की शक्ति के आधार पर होगा और जो आने वाले कई दशकों तक हमारे देश की राजनीति की नींव को पूरी तरह से हिलाकर रख देगा। मंजिल 33% महिला आरक्षण की बहुत जरूरी है, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जो रास्ता चुना जा रहा है, क्या वो पूरे देश के लोकतांत्रिक संतुलन को बनाए रख पाएगा? एक बहुत ही गंभीर और खुला सवाल है। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त और देश की राजनीति ही तय करेगी।